अब हम लोगों को देखना है कि x अगर आपका पॉजिटिव होगा साइन इनवर्स x में, या टेन इनवर्स x हुआ, कॉस इनवर्स x हुआ, यहां पर अगर x आपका अगर पॉजिटिव होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, अगर x आपका नेगेटिव होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कि अगर जैसे कंडीशन क्या है आपका, बोला गया है कि व्हेन x इज पॉजिटिव एंगल्स, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे ग्राफ है, जैसे हमने बताया था कि आपको हमारा जो साइन इनवर्स x का ग्राफ है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है हम लोगों का ये वाला बनता है, जो डोमेन होता है हमारा -1 से 1 होता है। ठीक ना, ये वाला वैल्यू क्या होती है आपकी, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू -π/2 होती है, और ये वाला y इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जैसा अगर ये y इज इक्वल टू 0 है और ये वाला x इज इक्वल टू 0 की लाइन है। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं कि हमारा अगर x पॉजिटिव हुआ, जैसे यह वाला -1 हुआ और ये वाला 1 हुआ, अगर हमारा x पॉजिटिव हुआ, चूंकि x इक्वल टू 0 की लाइन ये है, ये वाली है, तो x पॉजिटिव किधर जाएगा, जस्ट इस लाइन के राइट साइड होगा, जैसे यहां से स्टार्ट होगा। अब अगर हमारा x पॉजिटिव हो रहा है, अगर हमारा x पॉजिटिव हो रहा है तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि जो हमारा ग्राफ है 0 से π/2 में है, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वाला हमारा 0 होता है और ये वाला हमारा π/2 होता है, ये वाला हमारा लाइन पॉइंट यहां पर पाई होता है, ये वाला हमारा 3π/2 होता है। ठीक है ना भाई, अब अगर हम देखेंगे तो 0 से π/2 के दौरान, 0 से π/2 के दौरान हमारा ग्राफ क्या है, हमारा ग्राफ क्या है, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। जब हमने x पॉजिटिव लिया, जब हमने x पॉजिटिव लिया तो हमारा ग्राफ 0 से π/2 के बीच में बन रहा है। अब जब 0 से π/2 के बीच में बन रहा है तो हम इससे समझेंगे कि जो भी हमारा ग्राफ होगा वो किसके कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपका कॉस इनवर्स x का भी होगा, टेन इनवर्स x का भी होगा, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, जितने भी ग्राफ होंगे अगर आपका x पॉजिटिव होगा तो वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। अगला कंडीशन, अगला कंडीशन आपका है कि अगर x आपका नेगेटिव एंगल्स है, इस साइन इनवर्स x में अगर आपका x नेगेटिव एंगल्स है, जैसे यहां पर है x नेगेटिव हुआ, तो क्या कंडीशन होगा कि आपके जो भी ग्राफ होंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। ग्राफ नहीं, जैसे यहां पर देख लिए अगर आपका x नेगेटिव है तो साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे यहां पर अभी हम देख लेते हैं साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x में हम देख रहे हैं कि अगर हमारा x नेगेटिव, x इज इक्वल टू 0 का एग्जैक्ट लाइन ये आपका है, अगर हम x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपका x नेगेटिव मिलेगा। अब x नेगेटिव मिल रहा है तो हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू -π/2 से 0 वाला पॉइंट है। अब y इज इक्वल टू -π/2 से y इज इक्वल टू 0 के बीच में ग्राफ हमारा मिल रहा है, ये वाला ग्राफ हम देखने को मिल रहा है ना भाई, y इज इक्वल टू -π/2 से y इज इक्वल टू 0 के बीच में हमारा ये वाला ग्राफ मिल रहा है। अब देख रहे हैं y इज इक्वल टू -π/2 से 0 को क्या बोला जाता है, अगर ये π/2 है तो ये वाला हम -π/2 भी बोलते हैं। ठीक है ना भाई, अब अगर ये -π/2 है तो -π/2 से 0 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आपका, ये वाला क्वाड्रेंट, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका। अब यहां पर हमको देखने को क्या मिल गया कि अगर आपका x नेगेटिव होगा, किसमें, अगर x आपका नेगेटिव एंगल्स है तो साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। ठीक है, अगला चीज, अगला हम लोग देखते हैं, अगला व्हेन x इज नेगेटिव एंगल्स, अगर आपका x आपका नेगेटिव है तो कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। अब कॉस इनवर्स x का ग्राफ पहले देख लेते हैं। कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होता है आपका 0 से y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू पाई के बीच में ग्राफ बनता है। कॉस इनवर्स x का आपका ये वाला ग्राफ होता है, ये वाला पॉइंट हम जानते हैं x इज इक्वल टू -1 होता है और ये वाला x इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हमने देखा कि अगर आपका जो ये वाला x है, ये x आपका नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का मतलब ये लाइन आपका x इज इक्वल टू 0 है,
जीरो के लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपको एक्स नेगेटिव दिखेगा। अगर आपको एक्स नेगेटिव दिख रहा है, अगर आपको एक्स नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव के दौरान कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है। अब ये ग्राफ कहां से कहां में बन रहा है? तो y इक्वल टू पाई बाई 2 से y इक्वल टू पाई के दौरान बन रहा है। अगर हमने x नेगेटिव देखा, अगर हमने x नेगेटिव देखा तो हमारा ग्राफ y इक्वल टू पाई बाई 2 से y इक्वल टू पाई के बीच में बन रहा है। अब y इक्वल टू पाई बाई 2 से पाई के बीच में हम देखेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आपको मिलता है? ये वाला आपका 0 हुआ, ये वाला आपका पाई बाई 2 हुआ, ये वाला आपका पाई होता है, ये वाला आपका 3 पाई बाई 2 होता है। अब देखेंगे पाई बाई 2 से पाई के दौरान, पाई बाई 2 से पाई के दौरान कौन सा क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इससे हमें क्या मिल गया कि अगर हमारा x आईटीएफ में अगर हमारा x नेगेटिव होगा तो cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x कहां आपके लाइज करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 1 पर। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या बोलता है आपको कि अगर कभी भी आपको साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स दिखेगा तो आप उसको माइनस साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और डोमेन आपका -1 से 1 के बीच में होगा। फिर उसी हिसाब से अगला हम देखेंगे, अगर आपका tan इनवर्स माइनस एक्स दिखेगा, tan इनवर्स माइनस एक्स दिखेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? माइनस tan इनवर्स एक्स बोलेंगे। फिर अगर आपको कोसेक इनवर्स माइनस एक्स दिखेगा तो आप उसको माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बोल सकते हैं। फिर अगर आपको अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिखा तो आप इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको सेक इनवर्स माइनस एक्स दिखेगा तो आप इसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स बोलेंगे। फिर अगला वाला क्या है कि अगर आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिखेगा तो आप इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे हमें क्या बताया गया है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। हमें ऐसे जितने भी क्वेश्चन है इनका क्या बताना है? प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जैसे पहला नंबर पे आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 है। अब साइन इनवर्स -1/2 का हमको वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं साइन इनवर्स प्रॉपर्टीज फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर दिख रहा है हमको तो हम इसको बोल देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। तो हम इसी पे प्रॉपर्टीज फर्स्ट लगाएंगे तो साइन इनवर्स -1/2 को हम लोग माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे। ठीक है ना भाई, अब हम माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? हमें जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात किया जाएगा तो जो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है हम उसी के बीच में ही वैल्यू सोचेंगे। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर हमको देखना होगा तो हम -π/2 से π/2 के बीच में ही वैल्यू सोचेंगे। तो अब -π/2 से π/2 के बीच में साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होगी -π/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला वाला क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। अब कॉस इनवर्स -1/√2 दिख रहा है तो हमने अभी दिखाया प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट में कॉस इनवर्स -x अगर आपको दिखेगा तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, अब जस्ट इसी के अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉस इनवर्स -1/√2 को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब हमें क्या सोचना है? कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू तो प्रिंसिपल वैल्यू में ही सोचेंगे हम, मतलब इसके रेंज के बीच में ही सोचेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है हमारा वो 0 से पाई होता है। अब 0 से पाई के बीच में हम देखेंगे कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमारी क्या होती है। तो पाई
माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4 होती है। ठीक है, तो हम यहां से एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3π/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 है तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे ये tan इनवर्स x है। अब tan इनवर्स x का रेंज हमारा -π/2 से π/2 होता है, तो हम -π/2 से π/2 के बीच में ही देखेंगे कि tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है हमारी π/3। हम जैसे इसको थोड़ा सा कोई भी हमारा हम लोगों का बात हो चुका है कि कोई भी आईटीएफ होता है वो एंगल होता है। जैसे हम इसको थीटा एज्यूम कर सकते हैं, अगर हमने थीटा एज्यूम किया तो हमने इस पे इसको उस तरफ भेजेंगे तो हम लोगों को क्या दिख जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। अब tan थीटा इक्वल टू √3 हो गया तो हम सोचेंगे यहाँ पर थीटा के स्थान में हम क्या रखें कि हमारा tan क्या दे दे आपको √3 दे देगा। तो tan थीटा मतलब π/3 अगर हम यहाँ पर रखेंगे tan 60 डिग्री हमारा क्या होता है √3 होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथे नंबर पर हमारा क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 की अगर वैल्यू देखें तो हम इसको थीटा एज्यूम कर सकते हैं। अगर हमने इसको थीटा एज्यूम किया तो हमें क्या दिख जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू √3। cot थीटा इज इक्वल टू √3 होता है। अब cot थीटा इज इक्वल टू √3 होता है तो थीटा के स्थान में हम क्या रखेंगे कि हमारा वैल्यू क्या हो जाए, cot हमारा क्या दे दे √3 दे देगा। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे π/6 रख देंगे। तो थीटा बराबर हमारा अगर π/6 होगा तो cot √3 दे देगा। ठीक है, अगले नंबर पर हम लोग देख लेते हैं। पांचवा सेक इनवर्स 2/√3। अब जैसे ये हो गया, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब हमको अगर इसकी वैल्यू बतानी है तो बात हुआ है हम लोगों का कि कोई भी आईटीएफ होगा वो एक एंगल होता है। अगर वो एक एंगल होता है तो हम लोग एंगल को थीटा एज्यूम करते हैं, थीटा यहां पर मान लेते हैं। तो हमको क्या दिखेगा सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 तो देखने में हमको थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो हम इसको cos थीटा में बदल सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू हमको √3/2 दिख जाएगा, है ना भाई। तो थीटा के स्थान में हम लोग क्या सोचेंगे कि हमारा √3/2 हो तो π/6 होगा। ठीक है, जब π/6 होगा तो हम लोगों का ये वैल्यूज होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है सेम क्वेश्चन, इसका भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या दिख रहा है साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 कॉट इनवर्स -1/√3 माइनस tan इनवर्स √3 है। तो पहला काम हम लोग जहां जहां माइनस लगा है, अब जिसपे लगा है उसके अकॉर्डिंग माइनस हम लोग पहले बाहर करते हैं। अगर साइन इनवर्स -1/√2 है तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स -x होगा। पहले दिखा देते हैं आपको, इस पे क्या अप्लाई होगा, ये किसकी तरह लग रहा है आपको साइन इनवर्स -x की तरह लग रहा है। ये वाला आपको किसकी तरह लग रहा है कॉस इनवर्स -x की तरह लग रहा है। ये वाला आपको किसकी तरह लग रहा है कॉट इनवर्स -x की तरह लग रहा है। ठीक है ना भाई। अब साइन इनवर्स -x लगता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं। अब कॉस इनवर्स -x होता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। अब कॉट इनवर्स -x दिखता है तो हम लोग क्या लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको भी इन्हीं के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो
तो हमें क्या दिख जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/√2, फिर ये वाला हम लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये वाला भी हमारा होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस टेन इनवर्स √3 हो जाएगा। अब हम बारी बारी वैल्यू रखते हैं। अगर हम बारी बारी वैल्यू रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू होगी। हमें जो भी प्रिंसिपल वैल्यू सोचना है, हम लोग जो भी होगा, जैसे साइन इनवर्स हुआ, कॉस इनवर्स हुआ, कॉट इनवर्स हुआ, टेन इनवर्स हुआ, हम लोग उनके रेंज में ही सोचेंगे। हम इधर उधर जा करके नहीं सोचेंगे, हम केवल इनके रेंज में ही सोचेंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होगी। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो हम लोग -π/2 से π/2 के बीच में ही इसकी वैल्यू सोचेंगे। तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -π/4। अगर हम इसको लिखें तो ये वाला आपका पाई होगा, ये वाला आपका क्या हो जाता है कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 आपको कब मिलेगा, जब थीटा बराबर हमारा वहां पर क्या हो जाएगा π/6 होगा, ठीक है, सॉरी π/3, जब 3 होगा तब हमें cos इनवर्स 1/2 मिलेगा, या हम cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू बोल सकते हैं कि π/3 होगा। फिर प्लस cot इनवर्स 1/√3 की वैल्यू, cot इनवर्स 1/√3 की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम इसको बदल सकते हैं थोड़ा सा। हम अगर इसको थीटा मानेंगे तो आपको क्या दिखेगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होगा। तो थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिख जाएगा, हम यहाँ पर थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, तो थीटा के स्थान पे आपका tan थीटा होता है, तो 1/√3 होता है आपका π/6 पर, है ना। तो यहाँ पर आपको √3 π/3 सॉरी π/6 होगा। जब π/6 होगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, cos π/6, हाँ ठीक है। तो माइनस π/6 हो जाएगा। फिर माइनस tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी, tan इनवर्स √3 की वैल्यू होगी आपकी π/3, ठीक है, tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 होगी। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आपको पता है ये -π/3 आपका -2π/3 हो जाएगा। तो हम एक तरफ पाई प्लस पाई 2π, फिर आपका -2π/3, फिर -π/4 और -π/6 अगर ऐड करेंगे तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम -π/4 -π/6, ठीक है। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 6π -2π डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर अगर हमने एलसीएम लिया तो हम लोगों को डायरेक्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो 6π क्रॉस मल्टीप्लाई करके -4π डिवाइड बाई 24। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों को अगर एलसीएम ले लें तो ये 24 आएगा नीचे। फिर यहाँ पर आपको 48, उससे भी पहले 48, फिर -16π, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -6π होगा, फिर ये प्लस 4π हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका ये ऐड होगा, ऊपर से हम लोग अगर देखें तो 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन करेंगे तो थोड़ा सा जगह की कमी हो रहा है हम लोगों को, तो ठीक है। चलिए अब हम लोग अगर इनको ऐड करें
तो -16 पाई माइनस 6 पाई आपका -22 पाई हो जाएगा, -22 पाई और ये 52 पाई, 52 पाई -22 पाई डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 30 पाई डिवाइड बाई 24। काटेंगे हम लोग तो आपका 15 पाई डिवाइड बाई 12 होगा, फिर से कट सकता है 3 से, तो आपको दिखेगा 5 पाई डिवाइड बाई 4। आपका रिजल्ट क्या होगा 5 पाई बाई 4 होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये वाला जो साइन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉट इनवर्स सिग्नम x का। तो पहले हमें क्या करना होगा, रेंज से जाने से पहले हम ITF के डोमेन पर बात कर लेते हैं। तो कभी भी अगर आपको डोमेन के लिए अगर कभी भी ITF के डोमेन पर बात करना होगा, डोमेन के लिए अगर हम सोचेंगे तो डोमेन अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले नंबर पर अगर कभी भी आपको साइन इनवर्स fx नजर आएगा और हमसे बोला जाएगा कि साइन इनवर्स fx का डोमेन बताना हो, या फिर कॉस इनवर्स fx का डोमेन पूछा जाएगा, तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस जो ये fx है x के स्थान पे बैठा है इसको आपको -1 से 1 के बीच में बिठा देना है, ठीक है। अगर आपसे साइन इनवर्स fx या कॉस इनवर्स fx का डोमेन पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे, fx की वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में होगा। दूसरा नंबर पे अगर हमको tan इनवर्स fx या फिर कॉट इनवर्स fx के बारे में अगर पूछा जाएगा, tan इनवर्स fx हो या कॉट इनवर्स fx हो, तो हम लोगों का तो पहले बात हो चुका है कि अगर डोमेन के कंडीशन में हम जानते हैं, देखते हैं कि डोमेन किसका रियल नंबर है, तो डोमेन आपका यहां पर देखते हैं tan इनवर्स fx का भी रियल नंबर होता है, कॉट इनवर्स fx का भी रियल नंबर होता है। तो ये fx किससे बिलोंग करेंगे, आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर अगर सेक इनवर्स fx का डोमेन अगर हमसे पूछा जाए या फिर कोसेक इनवर्स fx का हमसे डोमेन पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस fx को पकड़ना है आपको और मॉड में fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर देना है, ठीक है। 3 कंडीशन, 6 ITF के 3 कंडीशन बनेंगे। जैसे अगर हमसे साइन इनवर्स fx या कॉस इनवर्स fx का डोमेन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, fx -1 से 1 के बीच में होगा, मतलब fx इन बिटवीन -1 to 1। एंड अगर tan इनवर्स fx का या फिर cot इनवर्स fx का डोमेन पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस fx बिलोंग्स टू रियल नंबर कर देना, ठीक है। अगला, अगर सेक इनवर्स fx का या फिर कोसेक इनवर्स fx का डोमेन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम यहां पर बिलोंग्स टू रियल नंबर करके, या तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहां पर कि हम लोगों को क्या करना होगा कि हम जो डोमेन होगा fx का वो हम डोमेन fx का ही बताएंगे, तो पूरे फंक्शन का हमारा डोमेन आ जाएगा, है ना। तो देन हम यहां पर लिख देते हैं, देन फाइंड डोमेन ऑफ fx। हम यहां पर बोल दे रहे हैं कि हमें क्या बताना होगा, हम fx का ही डोमेन बताएंगे, क्योंकि अगर आपका fx यहां पर रूट में अगर आ गया तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए अगर tan इनवर्स fx या cot इनवर्स fx का डोमेन पूछा जाएगा तो हम लोगों का क्या करना होगा कि fx का डोमेन जो होगा वही पूरे फंक्शन का डोमेन होगा, ठीक है। अगर सेक इनवर्स fx का या कोसेक इनवर्स fx का डोमेन पूछा जाएगा तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, fx पकड़ना है और उसको मॉड के अंदर बिठा के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 कर देना, ठीक है। बस अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं, अगर हम लोगों को रेंज निकालना है, जैसे बोल दिया गया फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। तो ऐसे कंडीशन में रेंज निकालने से पहले हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन अगर हमको निकालना होगा
तो पहला पॉइंट हम लोग डोमेन के लिए बात कर लेते हैं। अगर डोमेन निकालना होगा तो आप ही अभी जस्ट बात हुआ है कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स एफ एक्स का अगर हमको डोमेन निकालना होता है तो एफ एक्स को -1 से 1 के बीच में बिठा देते हैं। अब एफ एक्स के स्थान पे हमारा क्या बना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को किसके किसके बीच में बिठाना होगा, आपको -1 से 1 के बीच में बिठाना होगा। अब अगर हमको डोमेन निकालना है मतलब इस x तक पहुंचना होगा। डोमेन फाइंड करना है मतलब x की वैल्यूज फाइंड करना है। अब x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, हम जानते हैं -1 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पर x के स्थान पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि -1 आएगा। तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हमने 0.5 पुट किया तो हम लोगों को क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.6 पुट किया तो हम लोगों को 0 मिलता है। अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.001 पुट किया तो भी आंसर हमारा 0 ही मिलता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने 0 पुट किया तो आंसर हमारा 0 मिलता है। उसी हिसाब से अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में -0.5 पुट किया तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। फिर उसी हिसाब से अगर हमने -0.6 पुट किया तो आंसर हमारा -1 आएगा, मतलब लेफ्ट साइड वाला इंटीजर वैल्यू लेगा। तो उसी हिसाब से अगर देखेंगे तो -1 पुट करेंगे तो भी क्या मिलेगा, हमको -1 मिलेगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर -1 से 1 है तो हमें देखना होगा कि यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या क्या ले रहा है। तो हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा -1 से 1 के बीच में केवल इंटीजर वाली ही वैल्यू लेगा। जैसे क्या क्या हो सकता है, इंटीजर वाली वैल्यू -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब -1 से 1 के बीच में हमारे केवल 3 वैल्यू मिल रहे हैं, -1, 0 और 1। चूंकि -1 भी ले सकते हैं क्योंकि -1 पर इक्वल का साइन लगा है, 1 भी ले सकते हैं, 1 पर आपका इक्वल का साइन लगा है। तो अब हमें देखना होगा कि हमें यहां से x तक पहुंचना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जितने पॉइंट दिख रहे हैं आप नंबर लाइन पर बिठा दीजिए। -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू से एक वैल्यू और बढ़ा लीजिए, जैसे 2 हो गया आपका। जो भी मैक्सिमम इंटीजर होगा, जैसे यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मैक्सिमम इंटीजर आपका 1 है, तो आप उससे एक बड़ा वाला इंटीजर ले लेंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए कि -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम कब तक वैल्यू पुट करेंगे कि हमें -1 मिलेगा। तो हम -1 भी पुट करेंगे और उससे बड़ा भी पुट करेंगे, लेकिन 0 से छोटा होगा। अगर हमने -1 या उससे बड़ा पुट किया लेकिन 0 नहीं पुट किया, तब तक हमें क्या मिलेगा, आंसर -1 मिलेगा। फिर हमें 0 तक अब चाहिए क्या, हमें 0 चाहिए। तो 0 को पाने के लिए हमें कहां तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा। लेकिन 1 को हमें नहीं लेना है, क्योंकि अगर हमने 1 को लिया तो हमें 0 नहीं मिलेगा। अब फिर अगला कंडीशन अब क्या होगा, अब हम देखेंगे 1 तक पहुंचना है। तो 1 तक जाने के लिए चूंकि हमें 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 तक आंसर लाने के लिए हमें कहां तक जाना होगा, 2 तक जाना होगा। लेकिन 2 पर ओपन बॉल रहेगा। अब ओपन बॉल रहेगा तो मतलब x की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, x आपका बिलोंग करेगा -1 से 2 के बीच में। मतलब इसका डोमेन हमारा क्या होगा, -1 से 2 होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, इसके रेंज पर। रेंज पर अब रेंज निकालना होगा। तो रेंज निकालने के लिए हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू है -1, 0 और 1 है। हमें कुछ नहीं, हमें रेंज तक पहुंचना है, मतलब कि साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तक पहुंचना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू यहां पर हमको पता ही है, हमें बस उसी पर साइन इनवर्स अप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स अगर हमने इस पर अप्लाई किया तो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर हमने इधर अप्लाई किया तो हमें इधर भी अप्लाई करना होगा। तो साइन इनवर्स -1 दिखेगा आपको,
फिर साइन इनवर्स 0 दिखेगा, फिर साइन इनवर्स 1 दिखेगा। साइन इनवर्स -1 की वैल्यू होती है हम लोगों की -π/2, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, फिर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। यहां पर करली ब्रैकेट्स लगेंगे, इसलिए लगेंगे क्योंकि जो वैल्यू दिख रहा है वही हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, अगले नंबर पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कॉट इनवर्स सिग्नम एक्स। हम पहला काम इसके डोमेन पर बात कर लेते हैं कि अगर इसका डोमेन हमको फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखेंगे कि कॉट इनवर्स ये किसकी तरह लग रहा है, आपको किसकी तरह दिख रहा है? कॉट इनवर्स एक्स की तरह दिख रहा है। अगर कॉट इनवर्स एक्स की तरह दिख रहा है तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। तो ये क्या, कौन से मेंबर का आदमी हुआ? आर क्लब का मेंबर हुआ। अगर ये आर क्लब का मेंबर हुआ तो हम लोग क्या बात हुआ था कि अगर कभी भी कोई भी फंक्शन आर क्लब का मेंबर होगा तो अगर हमें उससे डोमेन निकालना होगा तो अगर इसका डोमेन पूरे का निकालना होगा तो इसका डोमेन अब इस पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिग्नम एक्स का डोमेन बताना होगा। तो जो सिग्नम एक्स का डोमेन होगा वही पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, फाइंड डोमेन ऑफ सिग्नम एक्स। ठीक है ना भाई। अब सिग्नम एक्स को सबको पता होता है कि सिग्नम एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। सिग्नम एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। अगर इसका डोमेन रियल नंबर होता है, अब अगले पॉइंट पर आते हैं, रेंज पर। रेंज के लिए अगर बात किया जाए, अगर इसका डोमेन रियल नंबर होता है तो सिग्नम एक्स का जो रेंज होता है, सिग्नम एक्स का रेंज -1, 0 और 1 होता है। सिग्नम एक्स का जो रेंज होता है वो -1, 0, 1 होता है। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें कॉट इनवर्स अप्लाई कर देना इस पे। अगर हमने कॉट इनवर्स अप्लाई किया तो हमें इस पे भी अप्लाई करना होगा। अब चूंकि कॉट इनवर्स जो फंक्शन होता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए ये जितनी भी वैल्यूज होंगी वो पलट के वैल्यू लेगा। जैसे क्या दिखेगा हमको, कॉट इनवर्स 1 हो जाएगा, फिर कॉट इनवर्स 0 हो जाएगा, फिर कॉट इनवर्स -1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। चलिए, अब कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है हम लोगों की? जैसे हमें कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे, हम तो जानते हैं कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। अब हमें π/4 देखना है कि इसके 0 से पाई के बीच में आता है कि नहीं आता। तो 0 से पाई के बीच में हमारा π/4 आता है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, π/4 लिख देंगे। और कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0 को अगर देखना होगा तो हम लोग देखेंगे कि कॉट इनवर्स 0 का जो वैल्यू होता है वो ग्राफ हमारा ऐसा आता है, यही होता है हम लोगों का ग्राफ। ये वाला y = 0, ये वाला y = π/2 और ये वाला y = पाई होता है ना भाई। तो कॉट इनवर्स अगर हम देखेंगे तो 0 पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, जैसे यहां पर अगर हम लोग कॉट इनवर्स 0 देखेंगे तो इसको हम थीटा मान ले। अगर थीटा माना तो कॉट थीटा = हमको क्या दिख जाएगा, 0 दिख जाएगा। अब थीटा हम यहां पर क्या रखेंगे कि हमारा 0 आएगा, तो सिंपल सी बात है, cos थीटा / sin थीटा होता है। थीटा किस वैल्यू पर देगा, तो यहां पर π/2 पर हो जाएगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। फिर कॉट इनवर्स
कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1 को हमको निकालना होगा, तो हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे जानते हैं कि कॉट इनवर्स -x बराबर होता है हम लोगों का पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है ना भाई। तो कॉट इनवर्स -1 बराबर हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू पाई और इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पाई/4 हो जाएगा। पाई/4 को हम लोग क्या लिख देंगे, 5 पाई/4। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 5 पाई/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, y इज इक्वल टू 1/√ln cot इनवर्स x है। पहला काम हम लोग कर लेते हैं कि इसका रेंज निकालना है, तो पहले हम लोग डोमेन पे बात कर लेते हैं। अगर हमने डोमेन पर बात किया तो डोमेन अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो डोमेन ये किसकी तरह आपको दिख रहा है, 1/√fx की तरह दिख रहा है। अगर 1/√fx का कभी भी अगर आपको डोमेन बताना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस fx ग्रेटर देन 0 कर देना है। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई करेंगे, तो ln cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर ln cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0 होगा तो ln उस तरफ भेजेंगे तो आपको दिख जाएगा cot इनवर्स x ग्रेटर देन, ये यहां पर ln का मतलब होता है log, बेस में e जब होगा तो उसको हम ln बोलेंगे, तो उस तरफ जाएगा तो e⁻0 दिख जाएगा। तो ये आपको दिखेगा cot इनवर्स x ग्रेटर देन 1 होगा। अब cot इनवर्स x तो बोला गया है कि ये 1 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन जो हम लोगों का cot इनवर्स x होता है उसकी रेंज 0 से पाई होता है। तो cot इनवर्स x 1 से बड़ा होगा, लेकिन cot इनवर्स x आपका पाई से छोटा हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे cot इनवर्स x 1 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा होगा। अब बस हमें x तक पहुंचना है, डोमेन बताना मतलब x तक पहुंचना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cot इधर उधर जाएगा तो आपको क्या दिख जाएगा, ये cot 1 हो जाएगा। अब देखेंगे पहले cot इनवर्स x है, cot इनवर्स x हमें x तक पहुंचना है, तो हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग अगर सॉरी डिक्रीजिंग अगर फंक्शन है, हम चाहे किसी फंक्शन पर अप्लाई करें या रिमूव करें और फंक्शन हमारा इनइक्वलिटी वाला हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर cot इनवर्स x हम लोगों का क्या है, ग्राफ देखेंगे हम लोग, ग्राफ हम लोगों का ऐसे बनता है cot इनवर्स x का। तो लेफ्ट टू राइट हम लोग देख रहे हैं ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है। अगर ग्राफ हमारा डिक्रीज कर रहा है तो हम इधर से उधर अगर हम cot इनवर्स x अगर रिमूव करें या फिर अप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाएगा। तो हमें क्या दिख जाएगा, cot पाई जो पहले बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर cot 1 हो जाएगा। और cot पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इसको लिख लेंगे -1 x। अब cot 1 की वैल्यू नहीं पता तो हम लोग ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना भाई। अगला, हाँ हमें रेंज के बारे में सोचना था, तो अब हम लोग अगर रेंज के बारे में जाएं तो अगले चीज पर देख लेते हैं रेंज के बारे में। रेंज क्या होगा इसका, अगर हमको रेंज निकालना हो तो रेंज के लिए हमें देखना होगा कि हम बात आता है कि सबसे इनसाइड फंक्शन कौन है हमारा, cot इनवर्स x है। रेंज का मतलब कि हम देखेंगे कि सबसे इनसाइड फंक्शन कौन है और उस फंक्शन का बिहेवियर हमको पता है या नहीं है। तो cot इनवर्स x का जो रेंज होता है हमारा, cot इनवर्स x का रेंज हमारा 0 से पाई के बीच में होता है। cot इनवर्स x का जो रेंज होता है हमारा 0 से पाई के बीच में होता है। हमें इसका रेंज पता हो गया, हमें इसके पूरे के रेंज के बारे में जानना है। तो हम फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे जितने भी फंक्शन अप्लाई हैं उस पर हम धीरे धीरे फंक्शन अप्लाई कराएंगे। तो पहला काम क्या किया गया, आपने ln अप्लाई किया गया है, तो हम इस पे ln अप्लाई करेंगे। अब चूंकि log बेस में जब e होता है तो उसको ln बोला जाता है,
अब जब log बेस में e है तो log जब बेस में e होगा वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े होने के लिए जब बेस आपका 1 से बड़ा होता है तो log का ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। अब ये इंक्रीजिंग है इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, तो हम अगर देखेंगे तो ये log 0 हो जाएगा और यहां पर ये log पाई हो जाएगा। और log 0 की वैल्यू अगर देखेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, और ये ln cot इनवर्स x हो जाएगा आपका, और log पाई एज इट इज रहने देते हैं। अगला काम क्या किया गया है, रूट अप्लाई किया गया है। हम लोग भी रूट अप्लाई करते हैं। अगर हमने रूट अप्लाई किया तो ये आपको दिखेगा ln cot इनवर्स x। अब चूंकि रूट जो भी रूट होता है, जैसे स्क्वायर रूट है ये, अब स्क्वायर रूट है तो उसका डोमेन हमारा 0 से इनफाइनाइट होता है, यहां पर माइनस इनफाइनाइट है, तो हम जानेंगे कि ये जो भी लेगा तो हमेशा 0 या उससे बड़ी वैल्यू लेगा, तो जितना जिसका जरूरत होगा वो उतना वैल्यू अपना ले लेगा, बाकी लोगों को छोड़ देगा। तो 0 से हो जाएगा, इसके वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन हम जानते हैं इस पे भी रूट अप्लाई होगा तो इस पे रूट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ln पाई हो जाएगा, रूट में ln पाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अगर हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो रूट में 1 अपान रूट में ln cot इनवर्स x दिखेगा। अब 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, और रेसिप्रोकल करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी, और 1 अपान ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपान रूट में ln पाई हो जाएगा। तो जो फंक्शन का रेंज है वो क्या है, 1 अपान रूट ln पाई से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस पाई बाई 4। डोमेन अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में डोमेन कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो इतना आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमसे x की वैल्यूज पूछा गया है। ठीक है, तो हम तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस tan इनवर्स y का जो रेंज है, tan इनवर्स y का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। tan इनवर्स y का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो tan इनवर्स इस tan इनवर्स y के बराबर हमारा क्या है फंक्शन, tan इनवर्स x प्लस π/4 है, तो ये भी आपका -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये वाला चीज इसके बराबर था। अब हमें क्या करना है, हमें x तक पहुंचना है, तो बारी बारी जितने भी चीजें होंगी, जितने भी इसके अगल बगल लोग होंगे उनको इधर से उधर रिमूव करना होगा, तो हम यहां पर π/4 घटाएंगे तो ये आपको दिखेगा tan इनवर्स x हो जाएगा, यहां पर -π/2 -π/4 दिखेगा, ये वाला क्या हो जाएगा π/2 -π/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये -π/2 मतलब -90 और ये आपका -45 है, तो -90 -45 -135, और -135 को -3π/4 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया, और ये क्या हो गया π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री में से π/4 मतलब 45 डिग्री हम गायब करेंगे तो आपका π/4 ही बचेगा, तो ये आपका π/4 बच गया। अब यहां पर tan इनवर्स x का रेंज क्या आया, -3π/4 से π/4 आया, लेकिन आपको एक बात पता है, आपको एक बात पता है, क्या पता है, कि जो tan इनवर्स x होता है, अभी आपने ऊपर लिखा था कि जो tan इनवर्स x है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। अगर -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ये तो आपको हर एक tan इनवर्स x का रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन यहां पर tan इनवर्स x का रेंज क्या आया, -3π/4 से π/4। अब बात आता है कि देखना है, ये -135 है और ये इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो -90 है, अब -π/2 है, तो हमें क्या करना होगा, हम देखेंगे कि इसका, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे हमारा पहला -3π/4 है यहां पर, फिर एक हमारा π/4 है, फिर हम देख रहे हैं यहां पर -π/2 आपको दिखेगा, फिर यहां पर आपका π/2 होगा। ठीक है, अब एक tan इनवर्स x क्या बोल रहा है,
वो जब भी रहेगा -3π/4 से π/4 के बीच में रहेगा, और एक tan इनवर्स x रहेगा आपका -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा है? -π/2 से लेकर के π/4 के बीच में। मतलब tan इनवर्स x आपका राजी कहाँ है? -π/2 से π/4 के बीच में राजी है। अब चूंकि tan इनवर्स x आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए tan इनवर्स हम अप्लाई करें या रिमूव करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो हमने tan इनवर्स रिमूव किया यहां से, तो आपको दिखेगा tan -π/2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका tan π/4, और tan -π/2 का वैल्यू -∞, फिर ये हो जाएगा आपका 1। तो जो डोमेन आएगा आपका -∞ से 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x² - 5। हमें इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन बताने के लिए हमने अभी बात हुआ था हम लोगों का कि साइन इनवर्स fx का कभी भी डोमेन पूछा जाएगा तो आपका जो fx होगा वो -1 से 1 के बीच में ही लाइज करेगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x² - 5 है वो किसके किसके बीच में रहेगा? -1 से 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि वो fx के स्थान पे बैठा है। हम लोगों का प्रॉपर्टीज क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कि कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई, जैसे यहाँ पर 5 आपका इंटीजर है, चाहे घटाया गया हो चाहे जोड़ा गया हो, तो ये आपका इंटीग्रल वैल्यू बाहर जा सकती है। तो क्या मिलेगा हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर में? 2x² - 5, फिर ये होगा आपका -1, ये इधर हो जाएगा आपका 1। हमें यहां से पहले -5 को हटाना होगा, तो -5 इधर से उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x² इधर जाएगा तो प्लस का 5 बनेगा, तो इसलिए ये बन जाएगा, आपको दिखेगा 4 दिखेगा, और उधर जाएगा तो आपको 6 दिखेगा, है ना। अब हमको क्या सोचना है कि जो 2x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू 4 से 6 है। अभी हम लोगों का बात हुआ था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, अब हम यहां पर देख लेते हैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x² की जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये 4 से 6 के बीच में केवल इंटीग्रल वैल्यू लेगा, तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू हम लोगों को क्या दिख जाएगा? केवल 4, क्योंकि 4 पर इक्वल का साइन लगा है, 5 होगा और 6 होगा, 6 पर भी आपका इक्वल का साइन लगा है। तो बात आएगा कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या क्या वैल्यू रखेंगे कि हमारा आंसर हमेशा 4 आएगा। तो हम नंबर लाइन पर देख लेते हैं। नंबर लाइन पर देखेंगे, पहले हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, फिर अगला पॉइंट हमारा 5 है, अगला वैल्यू 6। तो हमने बात हुआ था कि हमें एक बढ़ा के इंटीजर नंबर लाइन पर लिखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे कि हमें 4 तक मिलता जाएगा। तो हमको 4 तक पाने के लिए हम 5 तक जाएंगे, लेकिन 5 को ओपन रहना होगा तभी आपको 4 मिलेगा। अगला हमको 5 भी चाहिए, तो 5 को पाने के लिए हमें कहां तक जाना होगा? 6 तक जाना होगा, और 6 पर आपका ओपन वॉल रहेगा क्योंकि हमें 5 ही चाहिए। फिर अगला वैल्यू क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर का? 6 भी है, तो 6 को पाने के लिए हमें कहां तक जाना होगा? 7 तक जाना होगा, क्योंकि हम 7 तक जाएंगे तब तक हमको 6 मिलेगा, 7 पर आपका ओपन वॉल रहेगा। तो यहां से हम देखेंगे कि जो 2x² है वो बिलोंग करेगा आपका 4 से 7 के बीच में। तो हमें x तक जाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा? x² बिलोंग करेगा आपका 2 से 7/2 के बीच में होगा। अब अगर हम देखें तो मॉड x स्क्वायर हटाएंगे तो मॉड मिलेगा हमको, मॉड मिलेगा तो हम लोग इसको क्या लगा देंगे? रूट में 2 से लेकर के हमारा क्या हो जाएगा? √7/2 हो जाएगा। हमें x तक जाना है, तो अगर x तक जाना है तो हम इसको पहले लिख देते हैं, मॉड x आपका √2 से √7/2 के बीच में है। कभी भी अगर ऐसा दिखेगा और मॉड लगा होगा, जैसे हमने देखा अल्फा से बीटा के बीच में है आपका मॉड प्लस x, मॉड x इन बिटवीन अल्फा टू बीटा, देन
एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस बीटा टू माइनस अल्फा यूनियन अल्फा टू बीटा। सेम प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई करेंगे इस वाले पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स बिलोंग करेगा आपका माइनस रूट ओवर 7/2 से माइनस रूट ओवर 2। इस पे चूंकि इक्वल का साइन नहीं लगा इसलिए ओपन ब्रैकेट लगेगा, इस पे इक्वल का साइन लगा इसलिए क्लोज ब्रैकेट, यूनियन √2 से √7/2 होगा और ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन इनवर्स log x²/2। हमें क्या करना है, बस जस्ट किसकी तरह आपको लग रहा है, साइन इनवर्स fx की तरह लग रहा है। अब साइन इनवर्स fx की तरह लग रहा है तो fx आपका किसके किसके बीच में लाइज करेगा, -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। अब fx के स्थान पे आपका क्या बैठा है, log x²/2 बेस ऑफ 2 है, तो -1 to 1 के बीच में ये भी लाइज करेंगे। अब हमें क्या करना है, log हटाना होगा क्योंकि हमें x तक पहुंचना है। तो log हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये बेस वाला उधर जाएगा तो भी आपका बेस में ही रहेगा। अब चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होने के नाते यहां पर log साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलने देगा। तो x²/2 फिर 2 पावर 1 दिखेगा। अब हम इसको किसी की डिग्री नेगेटिव होती है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, इसलिए आपको x²/2 1/2 से 2 के बीच में लाइज करेगा। हमें x तक पहुंचना है, पहले x² तक पहुंचना है तो 2 हटाना होगा, डिवाइड में जो लगा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपको x² और ये वाला आपका 4 दिखेगा। ठीक है, हमें x तक पहुंचना है तो आपको क्या दिख जाएगा कि mod x 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 दिखता है। जस्ट पीछे वाला mod x अगर अल्फा से बीटा में अप्लाई हो रहा है, लाइज कर रहा है, तो जस्ट x बिलोंग करेगा -β टू -अल्फा यूनियन अल्फा टू बीटा। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी अप्लाई करते हैं। तो आपका x बिलोंग करेगा आपका -2 से -1 यूनियन 1 to 2, ये आपका डोमेन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन -1। अब आपको देखने को क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन अगर -1 है तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x -1 से तो बड़ा है। अब साइन इनवर्स x अगर -1 से बड़ा है तो कहां तक इसकी वैल्यू हो सकती है, तो आपको पता होता है कि जो साइन इनवर्स x होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाइज करता है। अब साइन इनवर्स x अगर -1 से बड़ा होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है π/2 होती है। तो साइन इनवर्स x, अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो -1 से बड़ा है, लेकिन ये जब भी बड़ा होगा मैक्सिमम वैल्यू इसकी तो वो π/2 ही होगी। ठीक है, अब साइन इनवर्स चाहे हम रिमूव करें चाहे अप्लाई करें, चूंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसलिए क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन चाहे हम अप्लाई करें चाहे रिमूव करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपको दिखेगा साइन -1, फिर ये क्या हो जाएगा x, फिर साइन π/2। अब साइन -1 को हम -sin1 लिख सकते हैं, फिर x होगा और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो डोमेन क्या आएगा इसका, -sin1 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, आप अभी तक क्वेश्चन देखे होंगे कि जब भी हमसे क्वेश्चन में डोमेन का डिमांड हो रहा है, क्वेश्चन में हमसे अगर डोमेन का डिमांड हो रहा है तो हमारी लास्ट में किसकी वैल्यू आ रही है, हमेशा x की वैल्यू आ रही है। तो अगर आपसे कभी भी डोमेन का बात पूछा जाएगा, डोमेन का क्वेश्चन होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए डोमेन पूछा है मतलब x की वैल्यू पूछा है कि हम इस x में हम क्या से क्या तक वैल्यू रखेंगे कि हमेशा हमारा आंसर -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रेंज ऑफ f(x) mod of
3 tan इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 0 माइनस कॉस इनवर्स -1। ठीक है, हमें क्या बताना है, इसका रेंज बताना है। पहले हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। जैसे ये 3 tan इनवर्स x को तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉस इनवर्स 0 को हम लोग π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर माइनस कॉस इनवर्स -1 को हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 लिखेंगे। अब थोड़ा सा एक स्टेप और चलते हैं, तो मॉड ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 माइनस ये पाई रहेगा, कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड में 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 माइनस पाई। मतलब हम चाहे तो इस क्वेश्चन का रेंज बताएं, चाहे तो इसका रेंज बताएं। ठीक है, अब चलिए अब रेंज पे आते हैं। रेंज का मतलब क्या है, हमें इस क्वेश्चन का रेंज जानना है, मतलब इस पूरे क्वेश्चन का बिहेवियर जानना है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो हमें इस क्वेश्चन के पूरे रेंज के बारे में जानना होगा, तो हम देखेंगे कि किसके बारे में हम जानते हैं। तो हम tan इनवर्स x के बारे में जानते हैं। बात आया कैसे जानते हैं, तो tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, आगे क्या अप्लाई किया गया है, 3 अप्लाई किया गया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो आप भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। अगर 3 tan इनवर्स x होगा तो सिंपल सी बात है, ये -3π/2 से 3π/2 लगेगा। आगे क्या किया गया है, -π/2 ऐड किया गया है, तो आप भी इसमें ऐड करेंगे -π/2, तो 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 इधर अप्लाई करेंगे, तो आप इधर भी -3π/2 माइनस π/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3π/2 माइनस π/2 हो जाएगा। -3π माइनस पाई क्या हो जाएगा, -4π, -4π डिवाइड बाई 2 होगा तो -4π डिवाइड बाई 2 पे -2π दिखेगा। ठीक है, फिर 3 tan इनवर्स -π/2, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, 3π में से पाई जाएगा तो 2π, 2π डिवाइड बाई 2 रहेगा तो आपका पाई आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या किया गया है, इसी पर मॉड अप्लाई किया गया है, तो हम भी मॉड अप्लाई करते हैं। मॉड अप्लाई करेंगे तो 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 होता है। तो मॉडुलस का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो जिसकी जितनी मिनिमम वैल्यू होती है वो अपनी मिनिमम वैल्यू ले लेगा, बाकी को छोड़ देगा, तो पाई पर भी मॉड लगेगा। ठीक है, अगला अब हम देखेंगे, ये तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, मॉड पाई पर लगा है, पाई आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए इसे मॉड हट सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 0 मॉड ऑफ 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 मॉड, फिर लेस देन पाई, इसको लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है हमारा, -π ऐड किया गया है, आप इसमें -π ऐड करेंगे तो ये -π हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x माइनस π/2 माइनस पाई, फिर आप इधर -π ऐड करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसका जो रेंज था 3 tan इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स 0 माइनस कॉस इनवर्स -1 का जो रेंज है वो -π से 0 के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समेशन ऑफ i की वैल्यू समेशन ऑफ i बराबर, अगर हम यहां पर, ये शायद 1 है, जो भी होगा देख लेंगे हम लोग। अब देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स आई है। अब कॉस इनवर्स एक्स आई है, समेशन लगा है, तो समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू रखेंगे जहां पर, जैसे यहां पर हमको i की वैल्यू अगर 1 रखना है तो हम यहां पर i की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे,
फिर एक वैल्यू रखेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। जैसे अप्लाई करते हैं कॉस इनवर्स x1 प्लस हमने लगाया आई की वैल्यू 1 रखा, फिर प्लस रखेंगे, फिर कॉस इनवर्स अब x की वैल्यू 2 रखना है आपको तो x2 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस इनवर्स x3 हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते आपको कहां तक जाना है कॉस इनवर्स x2n, और इनका सम क्या बोला गया है 0 है। अब बात आता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x1 प्लस cos इनवर्स x2 प्लस cos इनवर्स x3 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका cos इनवर्स x2n, इनका सम क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब चूंकि हम एक जगह दिखाते हैं आपको, जो cos इनवर्स x होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में होता है। एक हिसाब से हम यहां पर यह बात करेंगे कि cos इनवर्स x जो आपका फंक्शन है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अब पॉजिटिव क्वांटिटी अगर है और ये ऐसा पॉजिटिव क्वांटिटी है जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 भी है, अब पॉजिटिव क्वांटिटी ये भी आपका पॉजिटिव हुआ, ये भी आपका पॉजिटिव हुआ, ये भी आपका पॉजिटिव हुआ, ऐसे बीच में भी सारे पॉजिटिव नंबर होंगे और ये भी आपका पॉजिटिव नंबर होगा। अब अगर ये सब पॉजिटिव नंबर का सम आपको क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, तो यहां पर सिंपल सी बात होगा कि इसकी जितनी भी मिनिमम वैल्यू होंगी सब 0 के बराबर होंगी, तो अभी किसी चीज को जोड़ने पर 0 के बराबर आएगा। जैसे अब हम यहां पर देखेंगे तो cos इनवर्स x1 बराबर अगर हमारा 0 रहा होगा, ये वाला 0 के बराबर, ये वाला भी 0 के बराबर, उसी हिसाब से ये वाला भी 0 के बराबर, बीच में जितने लोग होंगे वो सब भी 0 के बराबर, ये वाला भी 0 के बराबर, तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे ऐड करेंगे तभी जाके आंसर आपका 0 आएगा। तो हम यहां पर देखेंगे cos इनवर्स x1 इज इक्वल टू 0 है, तो हमको देखने को क्या मिलेगा यहां पर x1 के स्थान पर हम क्या रखेंगे कि 0 आएगा, तो हम देख रहे हैं x1 इज इक्वल टू आपको cos 0 मिलेगा, है ना भाई, और cos 0 की वैल्यू आपकी होती है 1। फिर अगर हम देखेंगे cos इनवर्स x2 बराबर भी 0 होगा तो x2 इज इक्वल टू भी हमें 1 मिलेगा, ठीक है। फिर cos इनवर्स x3 होगा, ये 0 के बराबर होगा तो x3 आपको cos 0 मिलेगा, और cos 0 बराबर आपको 1 मिल रहा है। उसी हिसाब से cos इनवर्स x2n बराबर 0 होगा तो आप x2n इज इक्वल टू cos 0 बोलेंगे तो cos 0 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब अगर 1 हो गई तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब ये 1 प्लस 1, अब यहां पर देखेंगे हम x1 बराबर आपको 1 मिल गया, x2 बराबर आपको 1 मिल गया, x3 बराबर आपको 1 मिल गया, और x2n ऐसे ही बीच में जितने भी लोग रहे होंगे सबकी वैल्यू 1 आ गई। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिया गया था। अब इस पे आते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी समेशन लगा है, मतलब एक्स आई समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर के हमें 2n तक जाना है, तो हम क्या रखेंगे उसका मतलब क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस बढ़ते बढ़ते आपका x2n, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब इस ये लिखिए चाहे ये लिखिए मतलब सेम है। तो हम यहां पर देख रहे हैं x1 की वैल्यू क्या है 1 है, फिर x2 की वैल्यू भी 1, x3 की वैल्यू 1, प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते 1, तो हम देख रहे हैं ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2n है, तो 1 1 1, अगर आपने 2 बार 1 ऐड किया तो 2 आता है आंसर, 3 बार अगर आपने ऐड किया 1 तो आंसर 3 आएगा, ऐसे ही 10 बार 10 टाइम्स आपने 1 ऐड किया, जैसे अब देखेंगे हमने 10 बार 1 ऐड किया तो हमारा आंसर 10 आएगा, इसी हिसाब से हमने 2n बार ऐड किया 1 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 2n होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जस्ट उसी के बेस पर है, लेकिन वहां पर cos इनवर्स था, यहां पर sin इनवर्स है। अब आते हैं यहां पर भी उसी का मतलब लिखते हैं, जैसे अब देखेंगे अब क्या है हमारा sin इनवर्स x1 प्लस sin इनवर्स x2 प्लस sin इनवर्स x3 प्लस बढ़ते बढ़ते कहां तक जाना है आपको 20 तक, तो sin इनवर्स x 20 इज इक्वल टू आपको क्या आंसर है
10 पाई। बोला गया है कि जो इनका सम हो रहा है वो 10 पाई के बराबर है। अब तो आपको क्या लग रहा है कि इसका जो रेंज होगा, हमें कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले हम देखेंगे कि इनका रेंज क्या होता है। तो इनका रेंज होता है -π/2 से π/2। इसका भी रेंज होता है -π/2 से π/2। इसका भी रेंज होता है -π/2 से π/2। सेम यहाँ पर भी अगर बीच में देखेंगे उनका भी रेंज होगा, उसी हिसाब से इसका भी रेंज होगा -π/2 से π/2। ठीक है। अब हमने देखा कि जो भी वैल्यू होगी या तो -π/2 होगा, या तो उनके बीच का होगा, या तो π/2 होगा। तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि इनका जितना भी सम है, ये कितने लोग हैं आपके, 20 लोग हैं, इनका सम क्या गया, आंसर आपका 10 पाई आया। ऐसे कंडीशन में या तो एकदम मैक्सिमम का वैल्यू इसका या तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा या तो मिनिमम लेगा। अगर इसका मैक्सिमम लेगा तो सारे का मैक्सिमम लेगा, अगर इसका मिनिमम लेगा तो सारे का मिनिमम लेगा। अब चूंकि अगर मिनिमम लेता तो -π/2 लेता, मतलब माइनस आंसर होता। यहां पर सॉल्व करने पर आंसर क्या आया आपका, पॉजिटिव आया। तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि हमने पॉजिटिव आंसर लिया होगा, तो पॉजिटिव में मैक्सिमम आ रहा है π/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन इनवर्स, अब यहां पर सिंपल सी बात है, ये सब टोटल 20 लोगों का क्या है, जनसंख्या है। यहां पर अगर हमने 20 लोगों का 20 टाइम्स π/2 किया तो सिंपल सी बात है आंसर आपका 10 पाई आएगा। अब हमने देखा कि साइन इनवर्स x1 इक्वल टू क्या आया होगा, π/2। तो x1 इक्वल टू आपको दिखेगा साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। उसी हिसाब से आपको साइन इनवर्स x2 इक्वल टू भी π/2 दिखेगा, तो x2 इक्वल टू भी आपको 1 दिखेगा। ठीक है। सेम प्रोसेस आपका लास्ट में जाएगा, तो साइन इनवर्स x20 इक्वल टू भी आपको π/2 दिखेगा, तो x20 इक्वल टू आपको 1 दिख जाएगा। मतलब अब देखते हैं, x1 बराबर भी आपका 1 आ गया, x2 बराबर भी 1 आया, x3 बराबर भी 1 आया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था। सेम प्रोसेस यहां पर भी हुआ। अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। अब आगे हमारा क्या है, ये वाला चीज है। जैसे हमें यहां पर i की वैल्यू 2 से अप्लाई करनी है, तो हमें क्या दिख जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस x4, बढ़ते बढ़ते आपका कहां तक मैक्सिमम है, x13 है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका 1, ये वाला भी आपका 1, ये वाला भी आपका 1, तो बीच में प्लस लगाते चले, प्लस यहां पर भी इसकी वैल्यू भी 1 है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता, मतलब x1 से स्टार्ट होता, x13 तक जाता तो 13 लोग होते। अब यहां पर 2 से स्टार्ट हुआ है, 13 तक गया तो 12 लोग होंगे। तो सम क्या हो जाएगा इनका, 12 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई है। अब देखेंगे 3 लोगों का सम आंसर क्या आ रहा है हमारा, 3 पाई आ रहा है। और cos इनवर्स x का जो रेंज होता है, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से, सॉरी 0 से पाई होता है। cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। cos इनवर्स y का भी जो रेंज होगा 0 से पाई के बीच में होगा। cos इनवर्स z का जो रेंज होगा वो भी 0 से पाई के बीच में होगा। अब यहां पर देख रहे हैं 3 लोगों का सम क्या आ रहा है, 3 पाई आ रहा है। मतलब कि हम देख रहे हैं ये भी पाई, ये भी पाई, ये भी पाई, मतलब cos इनवर्स x अगर पाई के बराबर रहा होगा, cos इनवर्स y अगर पाई के बराबर रहा होगा, cos इनवर्स z भी पाई के बराबर रहा होगा, तब जाकर के आंसर 3 पाई आया होगा। नहीं तो अगर इनमें से कोई एक कम हो जाएगा तो 3 पाई के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि सबका मैक्सिमम वैल्यू लिया गया होगा तभी 3 पाई आया होगा। तो हमने यहां पर देखा cos इनवर्स x इक्वल टू अगर पाई है तो x इक्वल टू आपको दिखेगा cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। सेम प्रोसेस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई है तो y इक्वल टू आपको -1 दिखेगा। उसी हिसाब से z इक्वल टू आपको -1 दिखेगा। ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन से हमें डिमांड क्या है, x पावर 2022 प्लस y पावर 2022 प्लस z पावर 2022 प्लस 6 डिवाइड बाई x पावर 2019 प्लस y पावर 2019 प्लस z पावर 2019 की वैल्यू क्या होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, रखना है बस
x के स्थान पे 1 -1 पावर 2022 प्लस -1 पावर 2022 प्लस -1 पावर 2022 वैल्यू रखते चलना है। फिर प्लस 6 डिवाइड बाई यहां पर क्या हो जाएगा -1 पावर 2019 प्लस -1 पावर 2019 प्लस -1 पावर 2019। ठीक है, जानते हैं नेगेटिव डिग्री कभी भी अगर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और 1 की डिग्री कुछ भी होगी आंसर आपका 1 ही होगा। तो ये 1 + 1 + 1 होगा, प्लस 6 डिवाइड बाई नेगेटिव के पावर अगर कभी भी ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव होगा। तो 2019 नेगेटिव है तो -1 का डिग्री अगर ऑड है तो -1 फिर -1 फिर -1, तो ये तो आपका 3 हो गया। फिर ये क्या हो गया प्लस 6 डिवाइड बाई -3, और क्या मिल जाएगा ये कटेगा तो 3 - 2 आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, कॉपी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इफ 3 sin इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स y इज इक्वल टू 5π/2 एंड y इज इक्वल टू kx - 5, y इज इक्वल टू आपका है kx - 5, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आते हैं। अब देखेंगे यहां पर 3 sin इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स y इज इक्वल टू 5/2 दिख रहा है हमको। 3 sin इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स y इज इक्वल टू 5π/2 दिख रहा है। हम जानते हैं साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और साइन इनवर्स y भी है अगर तो इसका भी रेंज आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के पीछे भी बताया, इस पे भी बता रहा हूं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा या तो मिनिमम वैल्यू लेगा या तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू -π/2 है और साइन इनवर्स y की वैल्यू भी -π/2 ही मिनिमम होगा, और मैक्सिमम क्या आएगा π/2, और इसका भी मैक्सिमम π/2। अब देखते हैं मिनिमम पे आंसर आ रहा है कि मैक्सिमम पे आ रहा है। तो क्या किया गया है कि किसी ने सामने वाले को किसी ने क्या किया है ऐड किया है, बीच में प्लस का साइन ऐड होगा, और ऐड करने पर हमको रिजल्ट क्या मिला है 5π/2। 5π/2 आपका पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो सिंपल सी बात, इसका किसी ने क्या किया हो गया मैक्सिमम वैल्यू लिया हो गया। तो साइन इनवर्स x का जो मैक्सिमम वैल्यू है π/2 और साइन इनवर्स y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो π/2। चेक कर लेते हैं, जैसे अब 3π/2 है, क्या ऐड करने पर 5π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेते हैं। ये 3π/2 हो जाएगा प्लस 2π/2 होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपको दिखेगा 3π/2 प्लस पाई होगा। अब हम अगर ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा 5π/2, मतलब हमारा रिजल्ट 5π/2 आ गया। मतलब कि जो साइन इनवर्स x का है वैल्यू लिया गया है वो π/2 होगा, जो साइन इनवर्स y का वैल्यू लिया गया है वो भी π/2 ही होगा। मतलब हमने चेक कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब चलिए, अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 लिया गया है तो x इज इक्वल टू आपका 1 आएगा। उसी हिसाब से साइन इनवर्स y इज इक्वल टू अगर π/2 लिया गया है तो y इज इक्वल टू भी 1 आएगा। बस आगे आपको क्या किया गया है, बोला गया है y इज इक्वल टू kx - 5। अगर है तो आपको k की वैल्यू बतानी है, तो आपको y के स्थान पे 1 रखना है, k की वैल्यू निकालनी है, और x के स्थान पे आपको 1 पुट करना है, तो -5 होगा। ठीक है, k × 1 मतलब k होगा, -5 उस तरफ जाएगा तो k इज इक्वल टू आपको 6 मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x, अगर आपका साइन इनवर्स x है तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है -π/2 से
2 के बीच में है। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। तो साइन इनवर्स एक्स के बराबर क्या है हमारा 2 साइन इनवर्स ए। तो हम साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे 2 साइन इनवर्स ए हो या अल्फा हो जो भी होगा हम रख देंगे। तो -π/2 से π/2 दिखेगा। हमें अल्फा तक पहुंचना है तो पहले 2 रिमूव करना होगा यहां से। 2 यहां पर हम डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड होगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा -π, फिर साइन इनवर्स अल्फा, ये क्या हो जाएगा हमारा पाई हो जाएगा। हमें 2 डिवाइड करना है। अगर हमको 2 डिवाइड करना है तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। अगर हमको 2 डिवाइड करना होगा तो ये -π/4 दिखेगा, तो ये साइन इनवर्स अल्फा हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा π/4 होगा। अब क्या करना है, साइन इनवर्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम इंक्रीजिंग फंक्शन किसी इनइक्वालिटी पर अप्लाई करें या रिमूव करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई प्रभाव या कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। तो यहां पर देखेंगे तो साइन -π/4 की वैल्यू -1/√2 होती है। फिर यहां पर अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 होगा। तो अल्फा आपका किसके किसके बीच में लाइज करेगा, -1/√2 से 1/√2 के बीच में, ठीक है। ठीक, चलिए धन्यवाद।